Welcome back again. And our today's concept about cooperative societies. कल हमने जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में बात की थी। आज जो है हमारा एक नया कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जो कि कोऑपरेट से काम करती हैं। कोऑपरेट का मतलब मिलजुल कर काम करना, जहाँ पर क्या होता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लोगों का ग्रुप जो है वो एक कॉमन मोटिव के लिए काम करता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी कि जितने भी वो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो एक मोटिव है वो कॉमन है। सभी का जो एक मतलब कि जो उनका लास्ट एंड है, जो उनका एम है वो बिल्कुल कॉमन है। जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उन सबका एक ही मोटिव। जैसे नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना, अर्निंग प्रॉफिट। तो उस ग्रुप में, उस सोसाइटी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी किसके लिए काम करेंगे? प्रॉफिट के लिए काम करेंगे जी। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 इसके अंडर होता है। और जो स्टेट लेवल का होता है उनका अंडर का स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। स्टेट लेवल जो होता है इनका अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये बातें याद रखने की है। इसके बाद हमारा जो एक बात और आती है निकल करके कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, यानी इनकी जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। किसी भी काम में कह सकते हैं, जैसे परचेजिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेल की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग के लिए है, क्रेडिट के लिए है, कोऑपरेटिव के लिए है, और हाउसिंग कोऑपरेटिव। मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती हैं। इसके हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? वो ये बातें कहती है कि a cooperative society is an association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and throughout the formation of democratically controlled business organization, marketing equitable contribution to the capital required and accepting the fair shares of risk and benefits of the undertaking। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एसोसिएशन होती है पर्सन्स की जो यूजुअली एक लिमिटेड मीन्स होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कि उनको लेकर के एक कॉमन रिजल्ट के लिए काम करती है, कॉमन एम के लिए काम करती है। उनका जो मकसद होता है कॉमन इकोनॉमिक लेवल को गेन करना होता है। ये लोग क्या करते हैं? डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक रूप से काम करते हैं। इसका एक रूल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कि
each of all and all for each. ईच ऑफ ऑल का मतलब कि हर एक चीज सभी के लिए है और सब कुछ हर एक के लिए है, ठीक है ना, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना है वो सभी के लिए है और सब कुछ जो है वो हर एक व्यक्ति का है। The above mentioned definitions make it clear that a cooperative organization is that form of business which is voluntarily formed by persons to same level for the purpose of promoting their common economic interest। मतलब वही बात है कि क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप ऑफ पर्संस है जो क्या करते हैं, जो इकट्ठे होते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। उनका जो मतलब सेम इंटरेस्ट होता है सेम बिजनेस के अंदर, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर वो लोग काम करते हैं। हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं। Let's read about some features of कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करना। तो इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो सबसे पहला बेनिफिट है लीगल स्टेटस, कि नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव विद द नेम अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। यानी कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कोऑपरेटिव यूज नहीं कर सकती। कांट यूज वर्ड कोऑपरेटिव टिल, जब तक कि वो ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। आफ्टर रजिस्टर्ड इट कैन बी यूज दिस वर्ड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज वो इस वर्ड को यूज नहीं कर सकती है। सबसे पहला। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कि जितने भी मेंबर हैं सोसाइटी के, उनका जितने परसेंट शेयर बनेगा उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी, उससे एक्स्ट्रा में लाइबिलिटी उनकी नहीं होगी। इसके बाद है कंट्रोल, द कंट्रोलिंग जो इज परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ इन ए डेमोक्रेटिक वे। यानी कि कंट्रोलिंग जो बात होती है, यहाँ पर कंट्रोल मेंबर्स खुद रखते हैं। कि स्वयं वो लोग जो है अपने बिजनेस में कंट्रोल रखते हैं, अपने ऊपर उनकी जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर, सबके ऊपर कंट्रोल रखते हैं वो। ए मैनेजिंग कम्युनिटी इज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस विच इज इलेक्टेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ अ वोटिंग इन जनरल मीटिंग। कि इसके लिए क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन तैयार की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। कि एवरी मेंबर ऑफ द हैज़ द राइट to cast only one vote whatsoever may be the number of shares he may be holding। मतलब क्या होता है कि हर मेंबर का एक वोट होता है, चाहे इसके पास शेयर कम है चाहे उसके पास शेयर ज़्यादा है। वोट की काउंटिंग सिर्फ एक ही रहती है, वो अपना एक वोट किसी को भी दे सकता है और बाय वोटिंग जो मैनेजिंग कमेटी है उसको इलेक्ट किया जाता है। मैनेजिंग कमेटी
मैनेजिंग कमेटी जो है वो बाय वोटिंग इलेक्ट की जाती है इन द जनरल मीटिंग के अंदर। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सर्विस मोटिव, कि इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करवाना। कि द मेन पर्पस ऑफ दिस सोसाइटी इज या ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर्स, कि वो लोग क्या करते हैं अपने मेंबर्स को जितनी हो सके पॉसिबल हेल्प अवेलेबल कराती है। इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ईच मेंबर हैव वन वोट, कि हर मेंबर का अपना एक वोट होता है। तो इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स, इक्वालिटी इन वोटिंग एंड राइट्स का मतलब यही होता है कि वोटिंग के समय सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद है कैश ट्रेडिंग, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट परफॉर्मेंस प्रेफरेंस टू कैश ट्रेडिंग बिकॉज द कंपैरेटिवली स्मॉल फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन दैट दीज सोसाइटीज कैन नॉट सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट। मतलब कि कैश ट्रेडिंग का मतलब होता है कि नॉर्मली कैश में बिजनेस करना। कैश में बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आपका सामान जो आप कैश में ज़्यादा बेचो, क्रेडिट पर कम बेचो। हर एक बिजनेस ये बात चाहता है कि उसका सामान कैश में बिके, क्रेडिट ना हो। बट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना काम मोस्टली कैश में करती है, लेकिन दे आर नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है इसके लिए। दे कैन ऑल्सो सेल ऑन क्रेडिट, वो उधार पर भी अपना सामान बेच सकते हैं, वो उसके लिए बाउंड नहीं है कि वो कैश ट्रेडिंग ही करेंगे। इसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, कि द मेजर सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैपिटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर एंड दूसरा लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तीसरा है ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके तीन सबसे बड़े सोर्स हैं इनकम के। सबसे पहला कि जो कंपनियां क्या करती हैं पब्लिकली शेयर इशू करती हैं अपने, जब बिजनेस के पास पैसा नहीं होता है तो पैसे कमाने के लिए क्या करता है अपने शेयर्स जितने कैपिटल चाहिए उसको कुछ मतलब 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये 200 रुपये कुछ ऐसे टुकड़ों में बांट देते हैं और उसको बांट के पब्लिकली इशू कर देते हैं और लोग उसको खरीदते हैं, उसके बदले पैसे मिलते हैं जिससे भी कैपिटल कंप्लीट होती है। दूसरा होती है कि कोई गवर्नमेंट से लोन मिलना, आपको गवर्नमेंट ने आपको कोई लोन अप्रूव कर दिया वो मिला। ये तीसरा होता है ग्रांटेड रिसीव्ड, कोई भी आपने एप्लीकेशन डाली हुई थी गवर्नमेंट को और वो ग्रांट होने के बाद जो कैश आता है उसको हम इसके अंदर लेते हैं नॉर्मली। इसके बाद है गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना होता है कि दो थ्रू द सोसाइटीज आर वॉलंटरी एसोसिएटेड येट गवर्नमेंट एक्सिस्टेड इट्स कंट्रोल फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द चेकिंग देयर अकाउंट। मतलब इसका कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का, बार बार वो डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन जस्ट वो क्या करते हैं अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए इनके अकाउंट्स को बार बार चेक करती रहती है, जिसको ये लोग गवर्नमेंट कंट्रोल बोल रहे हैं। यहाँ पर ही क्या करती है टाइम टू टाइम चेकिंग करती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है वॉलंटरी मेंबरशिप, कि इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच मीन्स दैट नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू बी ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनीबॉडी कैन बी। वॉलंटरी मेंबरशिप के अंदर क्या होता है कि सभी को बराबर की चांस मिल रहा है, सभी को इसके अंदर बराबर का चांस मिल रहा है कि कोई भी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। नो वन इज बाउंड, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है या कोई स्पेशलिटी नहीं है इसके अंदर, कोई भी व्यक्ति चाहे तो इसका मेंबर बन सकता है आसानी से। और इसके अंदर मेंबर जो फिक्स नहीं होते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। एंड आवर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस कंसेप्ट इज कि डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या होता है, सरप्लस का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले हम कि सरप्लस होता क्या है, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ सरप्लस समझेंगे हम कि वो कैसे करते हैं। आई होप कि सरप्लस के बारे में आप सभी को पता होगा कि क्या होता है, बट फिर बिफोर
to kind information. Let me talk about surplus. Surplus is profit. इसको हम प्रॉफिट की तरह ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी कंपनी ने साल में या 6 महीने में 3 क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसे मतलब वो अकाउंट को मेंटेन कर रही है उसके हिसाब से उसने जितना प्रॉफिट कमाया है वो उसका सरप्लस है। और डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोजल का मतलब होता है उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बताना। तो ये लोग क्या करते हैं इसको यूटिलाइजेशन के लिए, उनके तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि 1/4 ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व एज पर लॉ। कि लॉ के अंदर ये बात कही जाती है कि 1/4 ऑफ द सरप्लस ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। लॉ के अकॉर्डिंग कि इतना पार्ट जो है जनरल रिजर्व में जाना चाहिए। सेकंड कि डिविडेंड इज गिवन टू द कैपिटल एज ए डेफिनेट रेट विच शुड बी नॉट एग्जिस्ट 10% एक्सीड 10%। मतलब इसके बाद जो डिविडेंड हमें पे कर रहे हैं, जो हमने लोन लिए हुए हैं या फिर जो डिबेंचर हमने लिए हुए हैं उनके ऊपर डिविडेंड देना होता है। नंबर 3, सम पार्ट ऑफ द सरप्लस इज यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। कि जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं उस एरिया को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है इसका पार्ट। एंड द रिमेनिंग पार्ट डिविडेंड इनटू द डिवाइडेड इनटू द मेंबर्स। और उसके बाद बचा हुआ पार्ट जो है वो मेंबर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारी बात आती है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमने अभी तक ये पढ़ा कि इनको रजिस्ट्रेशन करते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। लेकिन अब प्रोसेस, उसका प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो वी नो अबाउट दैट कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर करते हैं। ये एक्ट है, इसके अंदर हम जो है काम करते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्स अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव देयर ओन सोसाइटी एक्ट। भाई कुछ स्टेट्स हैं जिनके अपने सोसाइटी एक्ट हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। एवरी स्टेट हैज़ द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोज हु वांट टू एस्टैब्लिश ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन। की उसके लिए उन्हें क्या करनी पड़ती है? एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ता है। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद उनकी जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। और एप्लीकेशन में क्या क्या फिल करना पड़ता है? लेट्स वी टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला होता है क्या? कंपनी का नाम या फिर सोसाइटी का नाम। नेम ऑफ सोसाइटी। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी। इसका ऑब्जेक्ट, उसका मकसद क्या है, किस लिए वो बनाई जा रही है। नंबर 3, डिटेल्स ऑफ द डिटेल ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की डिटेल देना। शेयर कैपिटल वो होती है विच कैपिटल ऑब्टेन बाय द सेल ऑफ शेयर। शेयर्स के बिकने से जो कैपिटल मिलती है दे आर कॉल्ड दैट शेयर कैपिटल, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद है राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स, मेथड ऑफ बिकमिंग मेंबर। मेंबर बनने का तरीका क्या है? और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं। मिनिमम 10 मेंबर।
नेम एंड एड्रेस ऑफ बैंक। ठीक है, इसके बाद है द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 ये सातों चीजें मेंशन करने के बाद अगर रजिस्ट्रार इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, अगर आपकी डिटेल से वो सेटिस्फाई है तो आपको क्या करता है, आपकी कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट करके आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड बना देता है। इसके बाद हमारे आते हैं ऑफिस बैरियर्स ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ कि जो बैरियर्स हमारे में आते हैं, सबसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर्स। ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना कुछ मेंबर्स बना देते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद हमारा आता है सेक्रेटरी, इसके बाद हमारा ट्रेजरर। और ये जनरली जो होते हैं इलेक्टेड फॉर एवरी, इसको हम 2 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, उसके बाद इनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी, एंड आज का कंसेप्ट हमारा यहीं तक है। कल को हम टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के टाइप कौन कौन से होते हैं, और आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा मैं। और होमवर्क क्या है आपका वो भी लिख लीजिएगा प्लीज़। होमवर्क है आपका, राइट द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको आप लिखेंगे घर से, और बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।